अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जनरल डिस्कशन की थी डाइपोल डाइपोल फोर्स पे और उसकी बुनियादी बात फोर्सेस पे, और दूसरा हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिस्कशन किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन पे डिस्कशन कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीसरा हमारे पास है, जिसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है, तो इसके लिए अव्वल सबसे पहले ये क्वेश्चन याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज है तो वो आप नोट कर लें कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है तो एग्जिस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स से मुराद कि ये पोलर में भी होते हैं और ये नॉन पोलर में भी होते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात, जो इसके फैक्टर्स हैं तो वो फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। नंबर 1 है साइज और नंबर 2 है शेप। ठीक है, तो साइज पे अगर हम बात देखें तो हम कहते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। और इसके साथ अगर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास लेट से अगर हम कह दें हीलियम, नियान, आर्गान और क्रिप्टॉन, तो इसमें हमारे पास ये देखिए हीलियम, नियान, ये आर्गान और ये क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन में साइज बड़ा है तो इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो होगी तो वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे पास साइज के बारे में बात है और एक एमसीक्यूज आपको इसके अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। शेप की बात कर दें तो शेप हमारे साथ दो किस्म के होते हैं, एक स्ट्रेट होता है और एक हमारे पास ब्रांच होता है। तो इस तरह शेप में अगर आप देखिए रेगुलर, इरेगुलर भी कह सकते हैं, तो स्ट्रेट में लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है तो वो ज्यादा होगी और ब्रांच में लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है तो वो कम होती है। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निकल जो पॉइंट है एमसीक्यूज का, ये आप अपने साथ याद रख लें लंदन डिस्पर्जन फोर्स के साथ। ठीक है ना, जब लंदन डिस्पर्जन फोर्स पढ़ लें तो इसमें हमारे पास एक आता है कि वंडर वॉल फोर्सेस ऑर्डर। तो वंडर वॉल फोर्सेस का जो है तो इसका ऑर्डर जो है तो ये क्या है। ठीक है, वंडर वॉल फोर्सेस का ऑर्डर जो है तो हमारे पास एमसीक्यूज इसमें आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वंडर वॉल फोर्सेस में सबसे ज्यादा है, फिर डाइपोल फोर्स है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्स आता है। क्लियर है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये एक ऑर्डर है जो कि आपके बुक में भी गिवन है, इसको आपने फॉलो अप करना है, एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे पास है एवापोरेशन। ठीक है, तो एवापोरेशन जो है तो बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें भरे हुए हैं। वो एमसीक्यूज पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ये पहले सबसे लिखें कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी खुद ब खुद होता है। दूसरा इसमें अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये तमाम टेम्परेचर पे होता है। नंबर 2 कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एमसीक्यूज हो गया। नंबर 3 काजेज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन होने से कूलिंग काज हो जाती है। और नंबर नेक्स्ट इसमें जो फैक्टर्स इसके हम स्टडी करेंगे तो इसके हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन, तो ये इवेपोरेशन असल में हम इवेपोरेशन का मतलब यहाँ रेट की बात कर, रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन ही रेट होता है। तो पहले हम कहते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो ज्यादा। नंबर 2 रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अगर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, आपके पास रेट ये हो गया इस तरह।
तीसरा नंबर अब हमारे पास होता है रेट ऑफ एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा। इस तरह चौथा नंबर है रेट ऑफ एवापोरेशन इज जो है तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। और फिर पांचवा नंबर है कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड, यानी जितनी हवा विंड होगी तो वो मॉइस्ट एयर को आगे ले जाएगी, हवा खुश्क हो जाएगी तो फिर एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये एवापोरेशन जो है तो उसके तकरीबन अगर आप देख लें तो 1 2 3 4 इस तरह ये 5 6 7 8 9 तो कोई 9-10 पॉइंट जो है तो ये आपके पास एवापोरेशन के MCQs के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो एवापोरेशन के बाद जो टॉपिक है वो हमारे पास है वेपर प्रेशर, वो हमारे पास है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर भी जो है तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वेपर प्रेशर को आप जो है तो ज़रा जाने कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर असल में हमारे पास ये याद रखें MCQs में ये आपको आएगा, ये अक्सर आ जाते हैं कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये डज नॉट डिपेंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मोल पानी लें या 2 मोल पानी लें तो वेपर प्रेशर दोनों का सेम होता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक पॉइंट तो ये याद रखिए। दूसरी इसकी जो पॉइंट है हमारे पास उसमें क्या होता है, शाबाश, लेट से वेपर प्रेशर कैसे होता है, तो वेपर प्रेशर की यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन ये है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर exerted by vapors, pressure exerted by vapors on its own liquid surface, on its own liquid surface, ठीक है, at equilibrium, at equilibrium, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। यानी लेट सपोज मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर क्लोज किया आपने, ये इसके जो है तो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल से वेपर जो हैं तो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। इस यहाँ पे क्या हो गया है, एवापोरेशन। लेकिन यही वेपर्स जब आगे आकर यहाँ तक पहुँच जाते हैं इस सरफेस तक, तो यहाँ पर आके यहाँ पे चिपक जाते हैं और लिक्विड बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? क्या हुआ? कंडेंसेशन। तो अभी क्या होता है, जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों के रेट आपस में बराबर हो जाएं, तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। ये जब रेट ऑफ कंडेंसेशन की बराबर हो जाए, यानी इनमें क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम ये जो है तो इस्टेब्लिश हो जाए, दोनों के रेट बराबर हो जाए, तो उस वक़्त यही वेपर्स वापस आकर अपने सरफेस पे गिर कर कुछ प्रेशर लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। इज इट क्लियर? तो इसको वेपर प्रेशर कहते हैं जब रेट ऑफ एवापोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, तो इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो अभी यहाँ पे वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा कब कम होगा, तो इनके लिए हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के कौन से फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं? तो पहला जो फैक्टर है तो वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो आप खुद जानते हैं जितना इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगी, तो जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो वेपर्स कम ऊपर जाएंगे, कम वापस भी आएंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसलिए इसके लिए हम क्या लिखते हैं,
कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इज इट क्लियर? ये आपके पास एक फैक्टर जो है तो डिस्कस हो गया। दूसरे फैक्टर में जो है तो यानी फैक्टर से जाने से पहले हम यहाँ पे इस पे एक एमसीक्यूज कर लेंगे। एमसीक्यूज ये होगा कि विच हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर, यानी कौन सा के वेपर प्रेशर जो है तो ज्यादा है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। शाबाश, 4 ऑप्शन कौन से हैं? पहला मैं लिखता हूं H2O, दूसरा मैं लिखता हूं HCl, तीसरा मैं लिखता हूं Cl2 और चौथा मैं लिखता हूं ऑल सेम। यानी वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा? तो अभी जो कॉन्सेप्चुअल बच्चे होंगे तो वो इस पॉइंट को जहन में याद रखेंगे। वो कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि वेपर ज्यादा नहीं जाएंगे। HCl में जो है तो डाइपोल फोर्स है, लेकिन इसमें लंडन डिस्पर्जन तो सबसे कम, तो लंडन डिस्पर्जन वीक होती है, तो इसलिए क्लोरीन लिक्विड जो है तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा और उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ज्यादा वेपर जाएंगे तो ज्यादा वापस भी आएंगे। तो जो इस पे समझ चुका है रेज योर हैंड्स। शाबाश, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द पॉइंट। राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपके पास वेपर प्रेशर के साथ रिलेटेड कुछ टेक्निकल पॉइंट हुआ। और दूसरा इसमें हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास टेम्परेचर का है, वो हमारे पास टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का। और टेम्परेचर का फैक्टर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो वही बात है कि वेपर प्रेशर जो है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, यानी जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी वो फोर्सेस को तोड़ देगा मॉलिक्यूल में, और ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा वापस भी आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 बुनियादी फैक्टर्स हुए। इसके बाद हम लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर की मेजरमेंट जो है तो वो हम जो है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट का ये तरीकाकार है, मेजरमेंट का ये तरीकाकार है कि हमारे पास 2 मेजरमेंट के तरीके हैं वेपर प्रेशर को मालूम करने के लिए। एक हमारे पास है बैरोमेट्रिक मेथड, एक हमारे पास है बैरोमेट्रिक मेथड, और एक हमारे पास है मानोमेट्रिक मेथड। ठीक है, बैरोमेट्रिक और मोनोमेट्रिक। तो बैरोमेट्रिक और मोनोमेट्रिक जो है तो इसमें जो हमारे पास ये मोनोमेट्रिक है तो ये हमारे पास मोर एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, ये मोर एक्यूरेट मेथड है, किससे? बैरोमेट्रिक मेथड से। सही है, और यहाँ पे क्या किया जाता है? पहले बैरोमेट्रिक मेथड को अगर हम यहाँ पे पढ़ें, नंबर 1 बैरोमेट्रिक मेथड को अगर हम पढ़ें तो बैरोमेट्रिक मेथड में हम कैसे मेजर करते हैं वेपर प्रेशर को? लेट सपोज हम एक कंटेनर इस तरह लेते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट रख लेते हैं और एक ट्यूब में यहाँ पर, जिसको हम टेस्ट ट्यूब भी कह सकते हैं, इसमें हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एक केमिकल लेते हैं जो कि मरकरी होता है। इसको हम यहाँ उंडेल कर इस तरह उल्टा यहाँ पे रख देंगे इस सपोर्ट पर। ठीक है, यहाँ पर इस कंटेनर में पहले से भी क्या मौजूद था? पहले से भी इसमें क्या मौजूद है? इसमें मरकरी मौजूद है। मरकरी मौजूद है, यहाँ से क्या गुजर रही है? यहाँ से हवा गुजर रही है, एयर जो है तो पास हो रही है। तो एयर का अपना जो प्रेशर होता है वो तो आपको पता है भाई 760 mm ऑफ Hg होता है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हवा यहाँ पे मरकरी पे लगती है। जब मरकरी पे यहाँ पे लग रही होती है तो ये मरकरी यहाँ से गिरती है तो यहाँ तक जो है तो आ जाती है, बाकी नहीं गिरती, क्योंकि ये प्रेशर मरकरी का लेवल और ऊपर जाने नहीं देता, तो यहीं पर ही एक लेयर बन जाती है। ठीक है, अब इसके नतीजे में क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास एक बॉटल पड़ी हुई है, इस बॉटल में हमारे पास लेट से एक लिक्विड पड़ा हुआ है, कोई से भी कंसीडर करें, कोई लिक्विड है, और हम कहते हैं कि इसका वेपर प्रेशर जो है तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये मालूम करना है। मैं यहाँ पे एक ऑपरेटस होगा और इसको हम कहते हैं ड्रॉपर। जैसे बच्चों को दवाई दी जाती है ना, ड्रॉपर के जरिए, हम बच्चे होते थे वो तो खाते थे, तो इसको यहाँ से जब ये सक करता है तो यहाँ पे इस ड्रॉपर को यहाँ पे प्रेस किया जाता है
तो इसमें जो लिक्विड होता है वो यहाँ पे आ जाता है। वो लिक्विड क्या करता है, वो लिक्विड इस तरह करता है कि अपने आप के लिए जगह बनाता है और यहाँ सरफेस पे इसके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। क्योंकि इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है तो वो कम है किस चीज से, मरकरी से। क्योंकि मरकरी तो लिक्विड मेटल है और ये हमारे पास कोई लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये टॉप पे आ जाते हैं मरकरी के, और जब टॉप पे आ जाते हैं तो यहाँ से उड़ जाते हैं। यहाँ से जब उड़ जाते हैं तो यहाँ पे कंडेंस होके जब वापस आते हैं मरकरी पे प्रेशर लगता है तो मरकरी के लेवल को कम कर देते हैं, और जितने मिलीमीटर कम किया होता है वो साइड पे हम नोट कर लेते हैं, और वही इसका वेपर प्रेशर होता है। तो बैरोमेट्रिक मेथड से ऐसे वेपर प्रेशर मालूम करते हैं, लेकिन ये वेपर प्रेशर का एक्यूरेट मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जब इस बॉटल का ढकना खोला तो जो एयर मौजूद थी वो आके इस लिक्विड में क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो अभी यहाँ वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आती है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डिसॉल्व्ड एयर की भी होती है, तो इसलिए एग्जैक्ट वेपर प्रेशर इससे मेजर नहीं होता। तो इसलिए अगले मेथड को हम क्या कहते हैं, मानोमेट्रिक मेथड। और मोनोमेट्रिक मेथड जो होता है ये इससे मोर एक्यूरेट होता है। मानोमेट्रिक मेथड जो है तो ये मोर एक्यूरेट होता है। मानोमेट्रिक मेथड में इस तरह एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर, ये राउंड कंटेनर है, इस तरह ये एक वॉल्व है, एक यू ट्यूब सी इस तरह प्रोवाइड होती है, इस तरह यू ट्यूब सी प्रोवाइड होती है, और यहाँ पे हमारे पास एक थर्मोस्टेट फिट होता है, ये थर्मोस्टेट है, और यहाँ पे आपका जनाब वो लिक्विड पड़ा हुआ है, यहाँ पे वो लिक्विड है जिसकी आपको जो है तो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, वेपर प्रेशर मालूम करने में इंटरेस्टेड हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे वॉल्व लगा था, एक वॉल्व यहाँ पर लगा है, यहाँ पर क्या ढाला गया है, यहाँ पर जनाब इस ट्यूब में जो है, इस ट्यूब में जो है तो फिट क्या चीज है, इसमें Hg डाला गया है। अभी आप क्या करते हैं, इस थर्मोस्टेट से आप टेम्परेचर को कभी इंक्रीज करते हैं और कभी टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से गैसेस की टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज की वजह से सॉल्युबिलिटी जो होती है, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और सारी गैसेस यहाँ से निकल आकर इस वॉल्व को ओपन किया जाता है और यहाँ से गैसेस को इवैक्यूएशन निकाल दिया जाता है। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर इस लिक्विड को नॉर्मल छोड़ा जाता है। जब इसके अपने मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ से एवापोरेट होंगे और फिर आएंगे इस रास्ते, क्योंकि ये फिर बाद में क्लोज कर दिया जाता है और इसको ओपन कर दिया जाता है। तो ये मॉलिक्यूल जो वाटर वेपर्स होते हैं वो आकर यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं, और यहाँ से प्रेशर लगाने से इसका लेवल यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, तो फर्क आ जाता है हाइट में, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा एच। ठीक है, तो जब डेल्टा एच हो जाता है तो इसके जरिए फिर हम यहाँ पे वेपर प्रेशर को हम कहते हैं कि ये मोर एक्यूरेट क्यों है, मोर एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि इससे हमने क्या किया, जो डिसॉल्व एयर थी उनको हमने निकाल लिया। ठीक है, जब हमने इसको निकाल दिया तो अभी इसका वेपर प्रेशर हम कैसे मालूम करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करते हैं, शाबाश, हमारे पास यहाँ पे MCQs के लिए फॉर्मूला यानी जो शॉर्टकट है तो वो याद कर लें। वो फॉर्मूला है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PATM प्लस डेल्टा H। ठीक है, PATM डेल्टा H। तो लेट सपोज PATM हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ये एंड था, ये एंड जो है तो ये ओपन एंड है मेरे भाई, ये ओपन एंड है। जब ओपन एंड है तो एयर तो यहाँ से भी लगती है, तो इस एयर का ये वाला प्रेशर हो गया, तो इसकी जगह आगे 760 प्लस डेल्टा एच में जो भी चेंज आई होती है, लेट से मैं कहता हूँ 20 है, लेट से मैं कहता हूँ 20 चेंज आए मिलीमीटर, तो इससे यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 780 जो है तो लेट से mm ऑफ Hg जो है तो आपके पास वेपर प्रेशर। ये किसके लिए होगा, ये फॉर्मूला किसके लिए है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ये ओपन एंड मानोमीटर, लेकिन ईटा में अगर आए
कि मेरे पास क्लोज एंड, आपके बुक में वो ओपन एंड है ना, लेकिन मैं आपको जनरल कुछ नॉलेज दे रहा हूं। अगर ये क्लोज एंड मानोमीटर हो तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच। फिर सिंपल डेल्टा एच होगा, यानी इसमें जो हाइट में चेंज आती है वही इसका वेपर प्रेशर निकलेगा, क्योंकि उसमें एयर का किरदार कम होगा। लेकिन अभी आपको जो यूज करना है, जो आपकी बुक में है वो ओपन एंड है। अगर आपने देखी छोटा सा फॉर्मूला ये वाला लिखा आपको दिखाई देगा आपकी बुक में। तो ये मानोमीटर के बारे में कुछ हमारे पास नॉलेज है। जो इसको समझ चुका है, रेज योर हैंड्स प्लीज, रेज योर हैंड्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अभी नेक्स्ट की तरफ हम आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसको याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है तो इसको भी आप लोग जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं कि क्या होता है। आप क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ये इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, इसके पास ये क्लोज है, यहाँ पे वेपर्स ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ पे कंडेंस होते हैं, फिर ये वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो इस वक्त ये वेपर प्रेशर लगाते हैं, तो वेपर बाहर की हवा भी चल रही है, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो कि बराबर है 1 atm हमारे पास नॉर्मली 760 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 760 mm ऑफ Hg। और लेट सपोज यहाँ पर आपके पास वेपर प्रेशर 100 आया, तो अभी वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक के बराबर नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं होगा। आप और हीट देते हो, इसका वेपर प्रेशर 500 हो गया, तब भी बराबर नहीं है। फिर और हीट देते हो तो यहाँ पे 760 हो गया। तो अभी अगर आप देख लें तो वेपर प्रेशर बराबर हो गया एक्सटर्नल प्रेशर के। तो इस वक्त पानी के अंदर एक बुलबुला बन जाएगा जिसको हम बबल कहते हैं, और ये बबल डेंसिटी इसकी कम होती है, सरफेस पे आके ब्रस्ट हो जाती है और बहुत से वेपर्स को रिलीज करती हैं। तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं और इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप जनरली क्या करेंगे कि द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी वेपर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जब आप पढ़ लें तो इसमें हमारे पास होते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करने के हमारे पास दो ही बुनियादी फैक्टर हैं, दो बुनियादी फैक्टर्स हैं जनाब। इसमें हम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के साथ। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर ज्यादा ले जाने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होगी, और वेपर्स को इसलिए ज्यादा ले जाना है कि यार उधर 760 को बराबर भी करना है ना। ठीक है, तो दूसरा इसमें हमारे पास जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरा हमारे पास फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इज इट ओके? तो ये हमारे पास यहाँ पे दो जो हैं तो बुनियादी फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसको आपने ज़हन नशीन रखना है। फिर इसमें नई बात जो हमारे पास आ रही है वो है एप्लीकेशंस, वो है एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो है एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो है तो हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर,
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात को गौर से सुनना है आपने। प्रेशर कुकर है, ठीक है, तो सिंपल है, बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। ये लेट सपोज हमारे पास जो है तो एक प्रेशर कुकर है, आपने घरों में देखे होंगे, यहाँ पे इसके नोब्स होते हैं, ठीक है। पेंटिंग ठीक हो रही है जनाब? जो कहते हैं पेंटिंग बहुत अच्छी हुई है वो हाथ उठाएं। सनाबास। बाकी भाई ये तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिए। अच्छा, रोमैसा ने भी कहा ठीक, एम नासिफ ने एबटाबाद से कह दिया कि ठीक है। ओके चले, देखिए पेंटिंग बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि ये तो आपने हेलीकॉप्टर बना दिया है, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रेशर कुकर है, तो यहाँ पे देखें होता क्या है, होता है ऐसे है ना कि यहाँ पे आपने लेट से पानी डाला है जिसमें यहाँ पे गोश्त मतलब जो है तो गोश्त मतलब गोश्त ही होता है, ये पड़ा हुआ, ठीक है। और अभी गोश्त को आप बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में जब आप बंद इसको जब टाइट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप जो है तो एयर को भी इंट्रैप कर जाते हैं, यानी बंद हो जाती है आपसे हवा भी। तो इस मर्तबा यहाँ की जो हवा होती है यहाँ पे जो पकड़ी है तो आपने तो वो एक्सटर्नल एयर कंसीडर कर लें। और यहाँ पे नॉर्मल जो एक्सटर्नल एयर का जो प्रेशर है वो तो आपको पता है 760 है, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे ही आप इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये तो एयर टाइट होता है, तो यहाँ से इस गैस से इस लिक्विड के अंदर जो गैसेस हैं वो इससे निकल आती हैं और इसके साथ शामिल हो जाती हैं। तो लेट से मैं कहता हूँ कि वो प्रेशर 40 होगी, मैंने ऐसी फर्जी कीमत दे दी। तो लेट से टोटल प्रेशर आपके पास अभी वेपर प्रेशर कितना हुआ, 800 हो गया है। तो एक्सटर्नल प्रेशर आपके साथ क्या हुआ, ज्यादा हो गया। तो अभी इसके जो यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल बने हैं तो वो जाएंगे और वापस आएंगे, तो ये लिक्विड भी अपने वेपर प्रेशर को किसके बराबर करेंगे, 800 के ही बराबर करेंगे। क्योंकि वेपर प्रेशर ये नहीं देखता कि प्रेशर को 40 कहाँ से दिया, बस वो कह रहे हैं कि बस 800 है तो मुझे 800 बराबर करना है, क्योंकि ये शर्त है मेरे लिए बॉइलिंग पॉइंट में, मुझे दोनों को बराबर रखना है। तो पहले खुद ही सोचें, जब 760 के बराबर करना था तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था आपको पता है वो कितना होता है, वो 100 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, 800 के बराबर होना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो तो ग्रेटर होगा 100 सेंटीग्रेड से। तो जब ग्रेटर होगा 100 सेंटीग्रेड से इस केस में, तो यहाँ पर पानी जो है तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, और जब वो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो क्विकली कुकिंग करेगा। इज इट क्लियर? तो ये रीजन है इसका। तो एमसीक्यूज में यहाँ ये क्या आता है, एमसीक्यूज में आता है कि प्रेशर कुकर जो है तो वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, यानी किस उसूल पे काम करता है प्रेशर कुकर। तो आप कहो यहाँ पे इसका जवाब दो कि वर्क ऑन द कौन से प्रिंसिपल पे, ऑन इंक्रीज्ड एक्सटर्नल प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है। आपने प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर को एक्चुअली इंक्रीज किया, जिससे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया और उसने ज्यादा से ज्यादा हीट खींच ली, तो कुकिंग जो है तो क्विक हो गई है। तो जो इसको समझ चुका है हाथ उठाएं, रेज योर हैंड इफ यू गॉट द पॉइंट ऑफ इट, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि पेंटिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपने जो है तो सीख लिया है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी। इस तरह दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है इसका, सॉरी एप्लीकेशन जो है तो वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। एक है वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है तो मैंने आपने पढ़ा भी होगा कि लेट्स से एक कंटेनर है, इसमें 3 केमिकल्स हैं, ए है, एक बी है और एक सी है। यहाँ पे ये बी जो है लेट से मैं कहता हूँ कि इसका नाम इस मर्तबा ग्लाइसरीन है, आपकी बुक में भी यही एग्जांपल है, ग्लाइसरीन है। जब आप इसको क्लोज करते हो यहाँ पे किसी खास, और इसको आप क्या देते हो, इसको आप हीट देते हो। जब मिक्सचर को हीट देते हो तो ग्लिसरीन का अपना बॉइलिंग पॉइंट पहुंच आता है और वो इसके वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होकर आप इसको अलहदा कंटेनर में हासिल कर लेते हो।
लेकिन यहाँ पे जो कंटेनर, ये जो हीट दिया आपने, जब इसको अलहदा किया तो इसका जो नॉर्मल, जो इसका ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट था तो वो कितना था, वो था 290 सेंटीग्रेड। ये उस वक़्त जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 था। लेकिन 760 पे 290 पे तो ग्लिसरीन आ जाता है, लेकिन ये क्यों, कौन सी फॉर्म में होता है, डिकम्पोज होता है, सारा ख़राब होता है। तो हम कहते हैं कि ऐसे क्या फ़ायदा जो डिकम्पोज हो गया। तो हम कहते हैं क्या करें, फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि देखो इस तरह करो कि यहाँ पे एक सुराख बना लो, जिसको ये क्या कहते हैं, वैक्यूम पंप कहते हैं, और वैक्यूम पंप से यहाँ से हवा निकालते जाओ। यहाँ से जब हवा इवैक्यूएशन हो जाएगी तो एक्सटर्नल प्रेशर 760 की जगह कहाँ पे ले जाओ, 50 mm ऑफ Hg पे ले जाओ। तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट तो अभी कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर को आपने कम किया, तो कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 210 सेंटीग्रेड, और 210 पे ख़राब भी नहीं होगा और अलहदा भी हो जाएगा। तो ये इंट्री टेस्ट का बुनियादी पॉइंट है कि प्रेशर कुकर में आपने एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज किया, जबकि वैक्यूम डिस्टिलेशन में आपने एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज किया। ये दो एमसीक्यूज बहुत जरूरी है। इस पे जो समझ चुके हैं हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और ये वैल्यू भी याद रखोगे। 290 के लिए 760 के एक्सटर्नल प्रेशर पे 290 था, लेकिन फिर एक्सटर्नल प्रेशर जब कम किए तो बॉइलिंग पॉइंट भी गिर गया, कम हो गया, 290 से 210 पे आ गया, जिस पे डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के जो है तो कुछ पॉइंट जो है तो निकल आए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है तो वो हम जाएंगे, हमारे पास एक और टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे पास है एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज। एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज, एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज। ठीक है, एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म हैं, अगर आप बुक में देखें। एक है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा हमारे पास है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और तीसरा हमारे पास है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये हमारे पास 3 जो है तो टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं मोलर। ठीक है, दो सब में करना क्या है, इसमें इस तरह करना है कि यहाँ पे आपने सॉलिड लेना है, और ये सॉलिड जो होगा कितना होगा, ये 1 मोल होगा। इसको आपने हीट देनी है और इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इस तरह अगर वेपोराइजेशन की बात करें तो फिर मेरे पास यहाँ पे लिक्विड है और ये मेरे पास 1 मोल है, और इसको यहाँ पे हीट दिया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है वेपर्स में। ठीक है, तो इसको मोलर हीट ऑफ, इस पे जो हीट लग रही है यहाँ पे, ये होते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस तरह यहाँ पे अगर आपके पास 1 मोल सॉलिड है और इसको आपने क्या दिया, इसको आपने हीट दिया, और ये सॉलिड भी 1 मोल है, और इसको आप डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट करते हो, तो ये सब्लिमेशन है। तो अभी आपको ये टर्म ये आएगा कि इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसमें याद रखना है, जो वैल्यू बुक में है तो इसकी जो है डेल्टा HF जो है फ्यूजन, तो वो हमारे पास बनती है पानी के लिए, और वह है 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस तरह अगर देखें दूसरी तरफ तो यहाँ पे डेल्टा HV जो है वेपोराइजेशन, तो वो है 40.7 किलो जूल पर मोल। और अगर डेल्टा H सब देखा जाए सब्लिमेशन, तो वो हमारे पास निकलती है कितना, 62.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज निकल रही हैं, एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, और तीसरी वैल्यू ये। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो एक एमसीक्यूज हमें ज्यादातर दिखाई देता है
कि डेल्टा एच SUB सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा एच वेपोराइजेशन और फिर आखिर में डेल्टा एच फ्यूजन है। ठीक है, इस MCQs को आपने नोट करना है, ईटा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जब ये भी पढ़ लें तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएंगी, नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो आपके पास है सरफेस टेंशन का। ठीक है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है तो ये भी अगर आप देखें तो नोट में MCQs लिख लें, MCQs लिख लें कि सरफेस टेंशन भी मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी MCQs में आपको आ सकती है, क्योंकि आप अगर 1 मोल लें सब्सटेंस या 2 मोल तो जो सरफेस टेंशन है तो वो वही होता है, मोल के बदलने से नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, और इसकी डेफिनेशन बुनियादी तौर पे क्या है, यानी सरफेस टेंशन क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये अगर आप एक कंटेनर आपको पड़ा है और इसमें आप देख रहे हैं ये एक सरफेस है, तो ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस में मॉलिक्यूल, तो इनका आपस में अट्रैक्शन होती है सरफेस के मॉलिक्यूलों में। ठीक है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि अपनी सरफेस को कम से कम कर लें, जितना सरफेस को कम करेंगे उतना ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी सरफेस टेंशन, सरफेस के मॉलिक्यूलों में अट्रैक्शन होती है जिससे ये चाहता है कि अपने सरफेस को मिनिमम कम से कम रखे, जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आएगी, तो इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रॉपर्टी, और ये लिक्विड्स में होती हैं, अच्छा ईटा में ये आता है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, यानी ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड in which it try to minimize surface area is called सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें, और सरफेस टेंशन जो है तो जितने पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे वो करीब करीब आएंगे और सरफेस टेंशन, सरफेस को मिनिमम रखेंगे। इसके लिए इसकी सरफेस टेंशन जो है तो जिसकी ज़्यादा होती है उतना वो जो है तो स्टेबल सरफेस कहलाई जाती है। ठीक है, तो जब ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो इसके बाद यहाँ पे इसके यूनिट की तरफ हम आते हैं। तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन जो है तो वो हमारे पास कैसे निकलेगा, नॉर्मली हम कहते हैं कि यूनिट कैसे निकलेगा, तो ये देखें ये एक फोर्स होती है और ये एनर्जी पर यूनिट एरिया होती है, सरफेस में ये प्ले हो रहा होता है, तो फिर फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी का यूनिट तो आपको पता है ना कि क्या है, ये जूल में होते हैं, तो लेट से ये अगर जूल है और ये एरिया है तो एरिया की जगह ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, जब मीटर स्क्वायर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल इनटू मीटर स्क्वायर इनवर्स। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास सरफेस टेंशन का एक यूनिट आ गया। अभी आपको पता है कि जूल किसके बराबर है, न्यूटन इनटू मीटर के बराबर है, और ये मीटर स्क्वायर इनवर्स है, तो ये किसके साथ कट गया, तो हमारे पास एक और यूनिट भी आ सकता है और वो क्या होगा, न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका दूसरा यूनिट आ गया। क्लियर है? इस तरह फिर न्यूटन को जो है तो मैं खोलता हूँ, तो न्यूटन किसके बराबर होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो आपको बराबर आता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डॉट ये जो है तो ये अपनी जगह आ जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस मरतबा ये इसके साथ कट गई, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास यूनिट इसका आ जाएगा kg सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन का तीसरा यूनिट आ गया है। तो इसलिए इस पे MCQs आ सकता है आपको बहुत दफा कि द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, पहला जो है जो जूल इनटू मीटर स्क्वायर इनवर्स, बी जो है तो वो है
न्यूटन मीटर इनवर्स, और C जो है तो हमारे पास है kg पर स्क्वायर इनवर्स, और D जो है तो ये हमारे पास है ऑल अबव। तो इसमें कौन सा आता है? जो D के साथ एग्री है हाथ उठाएं, D के साथ जो एग्री है और समझ चुके हैं हाथ उठाएं, शाबाश। हाँ वेरी गुड। ये जो है तो आप अपने साथ सरफेस टेंशन का जो है तो यूनिट याद रखें, ठीक है। जब आप सरफेस टेंशन के, तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की मेजरमेंट जो है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी एक शॉर्ट कट मौजूद है, शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसके लिए आपने ये करना, एक फार्मूला यूज करना है सरफेस टेंशन को, और वो है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, यानी जो डेल्टा जो गामा आर की वैल्यू होती है वो मालूम करना है, एन डी डिवाइडेड बाय एन डी, और यहाँ पर जो गामा ऑफ वाटर, तो ये तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो कि स्टैंडर्ड होती है, तो ये ऑलरेडी आपको पेपर में दी होगी। ये पानी तो स्टैंडर्ड है, तो ये ऑलरेडी आपको दिया होगा। बाकी जो है तो आपको फाइंड क्या करना है, ये n जो है ना n, तो ये n होते हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ एक लिक्विड भी हो सकता है जो आपने मालूम करना है, और एक वाटर भी हो सकता है। ये स्लेग्मोमीटर मेथड से मेजर करते हैं, आपकी बुक में होगा तो उससे ये करते हैं, ठीक है। और इस तरह ये D जो होती है तो ये किसको जाहिर करती है? ये डेंसिटी को। तो अभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो n ऊपर लिखा है ये वाटर की नंबर ऑफ ड्रॉप्स है या लिक्विड का है? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो सुन लें। ये हमारे पास यहाँ है वल्ला, ये जो एमन आसिफ है ना, ये तो एबटाबाद से बिलोंग करती है, वो शायद न समझे, लेकिन पठान जो है तो वो समझ रहे हैं। वल्ला, ये जब कसम खाते हैं ना, तो फिर कसम में हम पश्तो में इस तरह भी बोलते हैं कि उर्दू में कहते हैं कसम है कि ये ऐसे है, लेकिन अक्सर पश्तो में कहते हैं वल्ला ये ऐसे है। वल्ला मतलब यानी अल्लाह की कसम मैं खाता हूँ कि ये इस तरह है। तो ये वल्ला जो है, वल का मतलब है कि ये वल और ये ला, तो याद रखना है कि ऊपर जो है तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जबकि ये तो फिर डॉट है ना, इसको बाय, ये बाहर है ना, और फिर NL और DW। तो इस तरह अगर ईटा में क्वेश्चन आएगा कि वाटर इतने ड्रॉप से लिक्विड का ये डेंसिटी है, वाटर की ये डेंसिटी है, और लिक्विड के ड्रॉप्स इतने थे, वाटर के इतने हैं, और डेंसिटी दी होगी वाटर कितनी, तो इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आपके पास उस लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है तो फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? बहुत ही आसान है, आपको जो है तो इस चीज को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो इस पे समझ चुके हैं हाथ उठाइए। आपके बुक में फॉर्मूला गिवन है? अच्छा, रेज यस, ये बुक में गिवन है, सिर्फ इसकी आएंगे तो ये आपने याद रखना है। इस तरह सिंपल भी आ सकता है, आपको जरूरी नहीं है कि ये आपको न्यूमेरिकल इस पे प्रूफ करना हो, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं आता। तो अक्सर ईटा वाले आपको MCQs वाले, यानी जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, तो इतनी मेडिकल को नहीं मिलती, सिर्फ जर्नल इक्वेशन भी आपको याद हो तो आ सकते हैं, और अगर नहीं भी हो तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, डिवाइड का। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास एक MCQs है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा कि जब भी टेम्परेचर को ज्यादा किया जाता है तो इससे सरफेस टेंशन जो है तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नंबर 1, ये एक MCQs, यानी टेम्परेचर ज्यादा करने से सरफेस टेंशन कम होती है। ये जब कपड़े धोते हैं औरतें घरों में, आपको देखा, तो इसकी वजह से प्रॉपर जो है तो वॉशिंग उसकी हो जाती है। दूसरा पॉइंट इसका होता है कि रेन ड्रॉप जो है तो वो क्या है? वो स्फेरिकल है, तो ये भी ड्यू टू सरफेस टेंशन। इज इट क्लियर? तीसरा पॉइंट जो है तो वो है यूज ऑफ डिटर्जेंट्स, यानी पाउडर वगैरह, सर्फ एक्सेल, बोनस वगैरह जो यूज करते हैं, तो ये भी सरफेस टेंशन को जो है तो डिक्रीज करता है। और जब सरफेस डिक्रीज होता है सरफेस टेंशन, तो कपड़े जो हैं तो वो प्रॉपरली वेट हो जाते हैं एंड क्लीन
इजीली, तो आसानी से तैयार, क्योंकि सरफेस टेंशन जब तक मॉलिक्यूल के सरफेस में इंटरेक्शन होगी वो कपड़े को प्रॉपरली वेट नहीं करेंगे तो सही से दाग नहीं निकलेंगे, तो इसलिए यह जरूरी है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपने सीखने हैं सरफेस टेंशन के साथ। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ रहा है जो बहुत आसान टॉपिक है और वो हमारे पास है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जब करेंगे तो फिर इसमें वही पॉइंट कि मैं आपको एमसीक्यूज में स्टार्ट में बता दूंगा कि ये भी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो मैं बता रहा हूँ ये ईटा में आ सकती है, तो ये भी हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात इसमें हमारे पास क्या होगी, शाबाश, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी की असल में डेफिनेशन फिर क्या होगी, तो डेफिनेशन हमारे पास विस्कोसिटी की ये है कि द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो जो फ्लो में जो रेजिस्टेंस आती है तो इसको विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स इफेक्टिंग विस्कोसिटी। जो फैक्टर्स होते हैं जो विस्कोसिटी को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, नंबर 1 हम कहते हैं कि विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। जितना मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट हमारे साथ क्या है, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, फ्लो में रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। तीसरा नंबर, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कुछ फैक्टर्स हुए। जब फैक्टर हुए तो अभी इसके लिए हम यहाँ पे मेजरमेंट के लिए जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो नोट कर लें। ऑस्ट्रोल्ड विस्कोमीटर पे ये फाइंड करते हैं और मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फार्मूला है तो वो अपने साथ, जैसे आपने सरफेस टेंशन का सीखा है, यहाँ पे विस्कोसिटी के लिए भी सीख लें। और वो हमारे पास विस्कोसिटी के लिए है, क्योंकि ये रिलेटिव है तो ये ईटा, इस निशान को ईटा बोलते हैं, ठीक है। ईटा को तो आपको वैसे भी ईटा लफ्ज से नफरत है आजकल कि किस चीज़ में फंस गए। हमने तो कहा कि मैट्रिक और एफएससी के बाद गपशप हो जाता है सबक यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो हम फंस चुके हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, विस्कोसिटी जो है तो ये रिलेटिव होती हैं, ये ईटा ऑफ डब्ल्यू है, ये इस तरह फॉर्मूला होगा और यहाँ होगा डी टी और यहाँ पे फिर डी टी। तो इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं, ये स्ट्रेट अवे है, एल है ऊपर तो ये एल डेंसिटी और टाइम ऑफ फ्लो और ये डेंसिटी और टाइम ऑफ फ्लो। तो इस फार्मूला को आप यूज़ करके आप जो है तो इस पे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका वो है तो वो है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कौन से हैं, तो ये है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का जो है तो यूनिट आपको किसी डिराइव करना है तो इसके लिए आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और स्टोक्स लॉ जो है तो स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके पास आपने पढ़ा होगा, शाबाश। वो है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा, ठीक है, आर वी, ठीक है, आर वी। तो अभी आपको क्या चीज़ मालूम करनी, आप तो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ भी 6 पाई आर वी को डिवाइड करो और यहाँ पे भी 6 पाई आर वी को डिवाइड करो। तो ये इसके साथ यहाँ से कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, ईटा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय 6 शाबाश पाई आर और वी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं तो ये दोनों 6 और जो पाई है ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट को छेड़ो ही मत, आपका सारा काम एफ आर और वी के साथ है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ईटा इज इक्वल टू
F का जो है तो फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा, R जो है तो मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और V जो है वेलोसिटी है तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ईटा इज इक्वल टू जो यूनिट हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास होगा, शाबाश, ये न्यूटन को हम फर्दर ओपन कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है, केजी, और यहाँ पे आ जाएगा कटिंग जो है तो कैसी हो जाएगी, शाबाश, कटिंग यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी ईटा, ये मीटर, हाँ ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ये, और हमारे पास नेक्स्ट जो होगी तो क्या हो जाएगी, नीचे और क्या है, ये हमारे पास है तो ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, और ये नीचे है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, शाबाश, इस स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, इस मीटर के साथ जो है तो ये कट जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जो है तो हमारे पास क्या रह जाएगा, शाबाश, ईटा इज इक्वल टू ये केजी रह गया है, ये मीटर जो है तो ये ऊपर चला जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 सेकंड रह गया है, यहाँ पे 1 सेकंड रह गया तो ये सेकंड इनवर्स हो गया, ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमारे पास आपके लिए ईटा का यूनिट हो गया, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आप जो है तो यहाँ पे समझ गए हैं, इंशाल्लाह फिर कल हम